नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो। और जिस तरीके से हमें प्यार बरकरार मिलता चला जा रहा है, उस बात से हम खुश तो बहुत होते हैं। हर एपिसोड को बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद और फिर नए एपिसोड की होमवर्क की जर्नी में चलते हुए। तो इसी प्यार और सम्मान को बरकरार रखिए। और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में जुलाई स्पेशल बिकॉज इस जुलाई में इतने सारे हस्तियों के नाम आते हैं। और जब साहित्य, हिंदी साहित्य की बात करें तो बहुत सारे रत्न ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी दबा दो, बक्सों में छुपा दो, चमक अपनी चमक नहीं, कहीं से भी उनकी कम नहीं होती है। वो बक्सों में दबे होने के बाद भी जगमगाते रहते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे रतन, हमारे पॉडकास्ट का आज का सिलेबस है बिल्कुल। और वो आपके इर्द गिर्द से आते हैं। जी। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे लेखक, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कुनबा इतना बड़ा है, जिसका साहित्य इतना बड़ा है कि हम बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक लोग पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक इंसान जो गरीबी में लिखता रहा, जवान हुआ और गरीबी के बोझ तले दबा और उस बोझ के तले ही वो मर ही गया। उन्हीं का कथन है, वो लिखते हैं कि वो कहते हैं कि लिखते तो वही लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, विचार है। वे लोग क्या लिखेंगे जिन्होंने भोग और विलास को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उपन्यासकार, कथा सम्राट, कलम के सिपाही, मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनका जन्म दिवस है 31 जुलाई को। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है, हमारी टीम में ये है कि आप क्योंकि शोधार्थी हैं और आपके सब्जेक्ट में हैं और आपका एजुकेशन ही उस लीग पे हुआ है, तो मजा आ जाता है होमवर्क करते वक्त। और मजा इसलिए भी आ जाता है कि आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उनकी जो पहली नौकरी लगी थी, इस शहर में लगी थी, मैं वहां से आता हूँ। एग्जैक्टली। तो आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड टू प्रेमचंद जी एंड टू गोरखपुर एंड टू बनारस, लम्ही लमही। लम्ही एंड क्योंकि आपकी शोध और एजुकेशन और सिलेबस सब कुछ उसको इन्वॉल्व करता हुआ चलता है। तो आज ज्यादातर आपको जानकारी मिलेगी उज्जवल जी की तरफ से। नहीं नहीं आप मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। और जो होमवर्क, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी डायरी से मोहब्बत है और वो मोहब्बत बीच बीच में मैं बहक जाती हूँ इधर उधर। हाँ, होता है, तो मैं उसको अपने पास रखना चाहती हूँ। जो मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली चीजें निकाल कर रखी है वो मैं आपको बता दूं पहले। जैसे कि आपने बताया 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ था। लमही बनारस रियासत थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश राज था, तो रियासत कहा जाता था बनारस को। और वहां पर एक जगह है लमही, वहां पर उनका जन्म हुआ था कायस्थ परिवार में। उनका रियल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और प्यार से उनकी माता जी बचपन में उन्हें बुलाती थी गुलाब राय। और मुंशी प्रेमचंद तो बहुत अभी जर्नी में आपको पता चलेगा कब उनका नाम पड़ा मुंशी प्रेमचंद। उर्दू में उनका नाम नवाब राय उन्हें बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, लिखा जाता था, जाना जाता था। वो उन्हें कब और कैसे मिला वो भी अभी आपको हमारी जर्नी में पता चलेगा। उसके साथ साथ उनके जो पिताजी थे और माता जी थी आनंदी देवी और अजब राय जी, अजायब है। हाँ सॉरी अजायब राय जी। तो आप दोनों माँ बाप का जो स्नेह, प्यार, एजुकेशन और संस्कार वो सारे जो हर बच्चे को मिलते हैं वो सारे मिले। लेकिन वही बात है कि आप क्लास जो होती है, इकोनॉमिकली हम जज करते हैं ना कौन सी क्लास में कौन सा फैमिली फॉल करता है। तो ये बहुत ज्यादा धनाढ़ फैमिली तो नहीं थे, एक मिडिल क्लास से भी थोड़ा मतलब नीचे ही कहना चाहिए। निम्न मध्यम वर्गीय। हाँ, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं। और इनकी इनिशियल एजुकेशन जो हुई है वो फारसी में हुई है, तो वो फारसी के भी बहुत बढ़िया ज्ञाता थे। उनकी
राइटिंग भी काफ़ी सारी उनकी रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उर्दू से स्टार्ट किया और फिर टोटली हिंदी में आ गए। लेकिन उनकी उर्दू की जो कहानियाँ और किताबें हैं, वो आज भी मार्केट में हैं। 3-3 4-4 नाम से वो उस वक़्त लिखा करते थे। उन्होंने जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से एजुकेशन के बाद उनकी फर्स्ट जॉब जो लगी गोरखपुर में। उस विद्यालय का नाम था राजकीय दीक्षा विद्यालय, जहाँ पे वो प्रथम सहायक अध्यापक थे और उस छात्रावास के वो वार्डन भी थे। करेक्ट। 90 ये उनका ईयर और यहाँ पे वर्तमान समय में वहाँ पे प्रेमचंद साहित्य संस्थान भी बना है, करेक्ट। जहाँ पे बहुत बड़ा उनके नाम पे पुस्तकालय है। जब तक मैं गोरखपुर में रहा तो एक पार्क है और उसके अंदर एक पुस्तकालय है। उनका पूरा कमरा है जिसमें वो रहते थे, तो सबके लिए खुला है। जो भी बच्चे हैं वहाँ पे जाके बैठते हैं, फ्री में किताबें मिलती हैं, पढ़ते हैं। मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं और बहुत समय बिताया वहाँ पे। वाओ! ऐसा सब जगह होना चाहिए ना। बट उन चीज़ों के बनने के बाद उनका इस्तेमाल कितना सही तरीके से होता है, ये मुझे नहीं पता है। तो इस्तेमाल करने वालों के ऊपर होता है। आई होप इस तरह की जगहें बने हमारे रत्नों की जगहों पे भी, और उनको उनकी मेंटेनेंस भी सरकार अच्छी तरीके से करे। जो लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स या रिसर्चर या और भी लोग, वो भी उसका अच्छे से देखभाल करें, ख्याल रखें। 19 अगस्त 1916 से 16 फेब 1921 तक वो उस स्कूल के प्राइमरी असिस्टेंट टीचर और हॉस्टल वार्डन रहे। उनकी 2 शादियां हुई और उनकी जो सेकंड वाइफ है शिव रानी देवी, उनकी भी एक किताब मार्केट में है, प्रेमचंद घर में है, जिसमें जो बेसिकली बायोग्राफी है। हाँ, उसमें बहुत कुछ डिटेलिंग में है। तो जो बहुत ज़्यादा स्नेही हैं प्रेमचंद जी के या लिटरेचर के, या जिनका कोर्स ही है, वो तो ऑफकोर्स पढ़ते ही होंगे, जानते ही होंगे। लेकिन अदरवाइज भी जो लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। शिव रानी देवी जी की, उनकी बहुत बचपन में ही शादी हो गई थी। बाल विधवा थी वो। नहीं, इनकी ये तो थी, ये सेकंड वाइफ जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने किताब लिखी, वो तो बाल विधवा थी, इसलिए प्रेम जी ने उनसे शादी की। लेकिन उनकी जो प्रेमचंद जी की जो फर्स्ट शादी हुई थी, वो बचपन में ही हो गई थी। 15 से भी पहले के शायद उनकी शादी हो गई थी। और जैसे ही उनकी शादी हुई, उसके 1 साल बाद उनके पिताजी खत्म हो गए थे और माताजी तो बहुत ही पहले चली गई थी, जब वो बहुत छोटे थे। तो यहाँ तक कि ये हमने आपको छोटी-सी उनकी इनिशियल जर्नी बताई, और वो जिस तरह की राइटिंग करते थे, यथार्थवादी, मार्क्सवादी किस्म की उनकी राइटिंग हुआ करती थी। आप उनकी कहानियाँ पढ़ें या नॉवेल्स पढ़ें, उन सभी में आपको ग्राउंड लेवल पर जो लोगों की तकलीफ़ें होती हैं, उस समय में इंग्लिश राज के टाइम पर जो लोग अपने बिलीफ सिस्टम को फ़ॉलो नहीं कर पाते थे, मजबूरीवश, दबाववश, डर के कारण कि सब कुछ छिन जाएगा। इनफैक्ट छिन तो सब कुछ तो छोड़िए, जान तक ले ली जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे डरों के बीच में जो लोग जीते थे उस समय समाज में, उनकी दुविधाओं को, उनकी तकलीफ को उन्होंने चुन-चुन के इतने खूबसूरत शब्द दिए। उनकी कहानियों में, वो शॉर्ट स्टोरीज़ हों या उनकी फुल फ्लेजेड नॉवेल्स हों, उन सभी में आपको वो सारे दर्द, तकलीफ नज़र आएँगे। और हाँ, पर्टिकुलरली रिश्तों के ऊपर उनकी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। उन रिश्तों में, और आज भी वो रिलेवेंट है। उन रिश्तों में मैं बात कर रही हूँ पिता-पुत्र की, माता-पुत्री, माता-पुत्र, और फिर जॉइंट फैमिली वाले जो सारे रिश्ते होते हैं एक परिवार के अंदर। फिर एक लड़की की व्यथा क्या हो सकती है, किन-किन रूपों में हो सकती है समाज के बीच में, अपने माता-पिता के घर पर या फिर अपने सास-ससुर के घर पे, पति के घर पर, या समाज के बीच में। एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी कई सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। किस तरीकों से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने परिवार और समाज को और खेत-खलिहान सब कुछ सँभालते हुए जीवन यापन करता है, अपनी आत्मा को मारते हुए, अपनी इच्छाओं को मारते हुए। तो प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ कहें या उपन्यास कहें, वो ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ फीमेल ओरिएंटेड है या मेल ओरिएंटेड है या सिर्फ़ समाज से ओरिएंटेड है। राष्ट्रवाद के ऊपर उन्होंने कितना, उनकी सबसे पहली जो हम सोजे वतन, सोजे वतन की जो हम बात करते हैं, या ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1908 में। और उस समय जो कहानियाँ उसमें उन्होंने लिखी थी, उस समय जो संकलित थी, उस कहानी को अंग्रेज सरकार, उसमें अंग्रेजों का राज था, उन्होंने उस किताब को पूरी की पूरी जब्त कर ली थी। ये वो किताब है सोजे वतन, जिसको बाद में प्रकाशित किया गया, और अंग्रेज सरकार ने हिदायत दिया प्रेमचंद को कि आगे से साहित्य की कोई रचना नहीं करनी है। उसके बाद से प्रेमचंद अपना नाम बदल के, तब उनका नाम था नवाब राय, उर्दू में वो अपने नवाब नाम राय से लिखते थे। सोजे वतन तब वो नवाब राय के नाम से छपी थी। उस घटना के बाद से उन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद। और प्रेमचंद नाम रखने के बाद जो उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी ज़माना पत्रिका में, उस कहानी का नाम था
बड़े घर की बेटी जो कि प्रकाशित हुई थी 1910 ईस्वी में। करेक्ट। और ये जब सोज़े वतन जब उनकी आई थी, और जैसा कि आपने बताया कि वो तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए जब वो नहीं, तब नहीं थे। नहीं थे, मैंने 1916 में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और ब्रिटिश के अंडर उनकी ड्यूटी थी, और ब्रिटिशर्स के अंडर जो ड्यूटी थी उस वक्त में जब ये किताब छपी और उनको बुलावा भेजा गया, और बुलावे में उनको समझ आ चुका था कि वो क्यों बुलाया जा रहा है उन्हें। जब वो वहां पहुंचे तो उनके सामने सारी चीजें, कागज पत्तर, सारी चीजें उनके सामने रखी गई, और उन्हें पता था कि मुझे जाकर के सच ही कहना है, झूठ तो बोलना नहीं है कि नहीं ये मेरा नहीं है सोजे वतन। तब जाकर के उन्होंने मतलब वहां पर एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरा ही है, और वहां पर उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई कि अब से आप लिखाई नहीं करेंगे, साहित्य से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। सारी कॉपीज वहां मंगवाई गई और उन सबको बर्न आउट कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। हाँ। और फिर उसके 2 साल बाद उन्होंने नाम बदल के प्रेमचंद नाम से पहली प्रेमचंद कहानी नाम लिखी, से। बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। वाह! तो ये वो दौर था जब लोग बिल्कुल ना तो सच बोलने से घबराते थे, और अगर पकड़े जाएं तो भी झूठ नहीं बोलते थे, अपनी चीजें एक्सेप्ट करते थे। और ये वो दौर था जब वो अपने आप को बहरूपिया कह सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने बहरूपिया बने, कुछ का कुछ, कहीं कहीं जाकर कुछ कुछ करते रहते थे, वैसे ही राइटर्स भी, आप ही नहीं और भी बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं, तो इन्हें बहरूपिया ही कहेंगे, जो आप मना नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ समय अंडरग्राउंड हो जाएंगे, फिर नाम बदल के अपने मन की बात को रखेंगे एज इट इज, जो घट रहा है, जो उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है अपने राष्ट्र के, देश के प्रति, या समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो उन्हें अपने शब्दों के थ्रू पहुंचाएंगे जरूर। तो ये वो दौर था, ये उस दौर के लेखक हैं जिन्होंने, मतलब सोचो ना, 1800 से लेकर 1900 तक में, बीच में 56 तो बहुत ही छोटी, इतनी भी बड़ी उम्र नहीं है जब वो चले गए अपनी मेडिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के चलते। और उसके बाद एक और छोटी सी उनकी एक जर्नी मैंने आप लोगों के लिए नोट करी हुई है यहाँ पर। उनकी कुछ फिल्म, मतलब उनकी स्टोरीज पे जो फिल्में बनी हैं, आप अभी भी देख सकते हैं, डीडी आर्काइव्स में जाकर के। सत्यजीत रे ने जी ने 2 फिल्में बनाई थी, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, जो कि एक आई थी 1977 में शतरंज के खिलाड़ी, और 1981 में आई थी सदगति। उनका एक उपन्यास था, है बहुत फेमस, उर्दू में, जो मतलब 1916 में बाजार हुस्न नाम से वो प्रिंट हुआ था, और फिर उन्होंने ही 1919 में उसे ट्रांसलेट किया था, और 1919 में जब उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसका नाम रखा सेवा सदन। सेवा सदन उनका हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें वेश्यावृत्ति और समाज सुधारक के बारे में लिखा गया है। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा, एक जर्नी एक लड़की की, कि वो कैसे शादी होनी होती है, और कितने खुशहाल परिवार में वो पली बड़ी होती है, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह पली बड़ी होती है। उसके पिता ने कभी उन्हें ये बोल करके कि भाई एक दिन तुम्हें शादी करके जाना है तो तुम ये सब दूसरे चीजें भी सीखो, वो उन सब चीजों में नहीं उलझा के रखा, बिल्कुल परियों की तरह पाला। पिता किसी और उसमें पकड़ा जाते हैं, या जो उन्होंने जीवन भर नहीं किया, दरोगा होते हैं, जीवन भर उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। जब शादी की बात, दहेज की बात, ये सब आती है, तब वो गलती से एक गलती करते हैं, और एक ही बार में वो ट्रिप हो जाती है चीजें। और फिर क्या होती है उस लड़की का जीवन, कैसे वो मामा के घर पहुंचती है, मामा के यहाँ बिना दहेज के जब शादी के लिए लड़के देखे जाते हैं, और किस घर में वो शादी होकर जाती है। शहर में जरूर जाती है, लेकिन वो शहर शहर जैसा नहीं, मतलब घर घर जैसा नहीं होता है, कबूतर खाना जैसा होता है। वो पति बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे वो अ, और लोगों से जिनसे वो मिलती है, फीमेल सर्कल जो उसको मिलता है, कैसे वो इन्फ्लुएंस होती है, लोग कैसे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इनिशियली तो बहुत चमकता दमकता दिखता है लोगों को, तो ये उसको इसको सब लोग बहुत प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो डल होता जाता है, लेकिन उस डलनेस के साथ इसके अंदर उनकी नेगेटिविटी आती जाती है, कैसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, कैसे लोगों के बारे में जजमेंटल होना, कैसे हर वक्त खुद के ही लाइफ के बारे में या जीवन के बारे में उल्टा सीधा नेगेटिव बोलते रहना, क्योंकि वो अचानक से तो एक घर में से निकल के शहर में आ गई, अकेली बिल्कुल हो गई, जो जीवन कभी देखा नहीं वो जी रही है। उसे पता ही नहीं है कौन किस तरह के लोग पाए जाते हैं, सब पे विश्वास कर लेना, सब जो दिखा, अच्छा दिखा तो अच्छा मान लेना, और बुरा दिखा तो बुरा मान लेना कि वो बुरा है या वो अच्छा है।
तो वो कैसे किसी एक वैश्या को पहले देखती है तो कहती है बुरी है, फिर उसके यहाँ कुछ भजन कीर्तन देखती है तो बोलती है ये तो बड़ी अच्छी है। तो वो एकदम उसके अंदर वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अच्छा जो जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो इतनी खूबसूरत उसकी जर्नी दिखाई है, बहुत ही इमोशनल जर्नी दिखाई है और उसमें सिर्फ इमोशनली नहीं, सारे अप्स एंड डाउन्स और सारे रस दिखाए हैं उसमें सेवा सदन में। कैसे वो पहुंच जाती है अल्टीमेटली उसी वैश्या के पास, कैसे ही उसकी लाइफ चेंज होती है, कैसे वो औरों की लाइफ रिफॉर्म करती है, वो पूरा बहुत खूबसूरत एक ताना बाना है सेवा सदन। और उस सेवा सदन पे भी एक फिल्म बनी है जिसमें साउथ की सुबह लक्ष्मी जी ने मेन भूमिका निभाई है और उसे सुब्रमण्यम जी ने 1938 में बनाया था। फिर उसके बाद प्रेमचंद जी की कहानी कफन पर एक और फिल्म बनी तेलुगु में, ओका उरी कथा, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था 1963 में। गोदान और 66 में गबन के उपन्यासों पर फिल्में बनी थी और फिर 1980s में एक बहुत ही लोकप्रिय टीवी शो आया था जिसका नाम निर्मला था और वो बहुत ही हिट था। और जिन लोगों ने निर्मला कहानी भी पढ़ी है, नाटक भी देखा है और टेलीविजन शो भी देखा है तो भाई वो तो कमाल लोग हैं। हमने निर्मला ये प्रेमचंद जी का वो उपन्यास है जो स्त्री के दहेज प्रथा और फीमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है जिसकी आप बात कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत उस दौर का एक उपन्यास है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसे आप उपन्यास के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, नाटक के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। नाटक कहीं आपके आसपास खेला जा रहा हो तो आप उसे देख भी सकते हैं और टेलीविजन सुपरहिट शो उस समय का भी आप आर्काइव्स में जाकर और खोज के देख सकते हैं। जिस कफन कहानी की आप बात कर रही थी, वो कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी कहानी था। करेक्ट। और उसके और ऊपर भी बहुत उसमें सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। गरीबी और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करता हुआ एक बहुत ही बहुचर्चित और बिल्कुल यथार्थ से लबरेज कहानी है उनका। किस तरीके से उसमें जो पात्र है, जो मरुआ है, उसकी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन वो किस तरीके से वो बाप और बेटे शराब के नशे में धुत हैं। वो मर जाती है, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती, उन्हें पता नहीं चलता है और इसी तरीके से जब गाँव के लोग व्यवस्था करते हैं, ₹1 की एक कफ़न की व्यवस्था होती है, फिर वो कफ़न को भी बेच के शराब पी जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं, समाज के हर एक पहलू को, हर एक विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पास जाकर ऐसे उसको उठा के लाते हैं और अपने किरदार और अपनी कहानी, अपने उपन्यास और नाटकों का हिस्सा बनाते हैं। कि आप जब भी उसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएँगे और लगेगा कि आज भी वो दौर था, लेकिन आज भी अगर आप पढ़ेंगे वो कहानियाँ, वो उपन्यास तो आपको लगेगा कि समाज जैसा था आज भी है। कुछ भी उसमें मूल तो परिवर्तन नहीं हुए हैं। प्रेमचंद जी ने जितनी खूबसूरती से सभी इमोशंस को उस समय में, उस दौर में कवर करते हुए इतनी सारी लिखाई की है, उसका थोड़ा-सा एक समरी देती हूँ मैं आपको। टोटल उनके 18 प्लस नॉवेल्स मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं हम लोगों के लिए, पढ़ने के लिए, उसे अडैप्ट करने के लिए, जो ऑलरेडी मोस्टली हो चुके हैं। मोर देन 300 स्टोरीज़ हैं उनकी, जो आप हर जगह किताबों में तो है ही, शॉर्ट्स प्रतिनिधि कहानियों के नाम से भी हैं, कंपाइलेशन के नाम से भी हैं। मानसरोवर नाम से उनका पूरा खंड है, 12 किताब हाँ, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, 8 किताबों का खंड है वो, उसमें उनकी सारी कहानियाँ संग्रहित हैं। करेक्ट। और बहुत सारे आपको आजकल तो प्लेटफ़ॉर्म्स पे कहानियाँ सुनने को भी ऑडियो हाँ, बुक्स भी मिल जाती हैं, ऑडियो स्टोरीज़ भी मिल जाती हैं। प्लस उनकी 7 चिल्ड्रन बुक्स भी हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों की बारे में, बच्चों के लिए कहानियों को गढ़ा है खूबसूरती से। सब तो कुछ लिखा है, कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं जिसका नाम है करबला नाम है, एक संग्राम नाम है, एक और तीसरा नाटक जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन में निबंध भी लिखे हैं। तो हाँ, बहुत। मतलब अगर हम कविताओं को छोड़ दें तो प्रेमचंद जी ने लगभग हर एक साहित्य विधा को अपना हाथ उस पे चलाया है और करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कमाल उनकी किया है। कुछ चीज़ों को मैंने मार्क करके रखा था। और प्रेमचंद जी का जो आखिरी उपन्यास था, जो बहुचर्चित उपन्यास है जिसका नाम है गोदान, जो गोदान। 1936 में आया था, जो किसान की दैनिक स्थिति के ऊपर है, जिसका मुख्य पात्र होरी है जो किसान है, हुँ, उसकी पत्नी धनिया है, उसकी बेटी झुनिया है, उसका बेटा गोबर है। वो किस तरीके से पूरा का पूरा किसान परिवार अपना जीवन यापन किस तरीके से करता है, किस तरीके से गाय पालता है और कैसे-कैसे उसमें घटनाएँ होती चली जाती हैं, लोग आते जाते हैं और अंत में इस गाय को इतने जतन से पाला जाता है, इसकी सेवा की जाती है, एक समय ऐसा आता है कि इसी गौ का दान करना पड़ता है। तो इस तरीके से उपन्यास है प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास गोदान अगर आप ना पढ़े हो तो किसान की अगर दयनीय स्थिति देखनी हो, जो तब भी थी और आज भी है, तो आप और गोदान उसका उपन्यास को पढ़ सकते इंग्लिश हैं। वर्ज़न भी मार्केट में है, अवेलेबल सब है। कुछ के अनुवाद हैं। कर्मभूमि उनका बहुत अच्छा उपन्यास है, रंगभूमि उनका बहुत अच्छा उपन्यास है, प्रेमाश्रय है। ऐसे जितनी भी उनकी कहानियाँ, जितने भी उनके उपन्यास हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं। हर कहानी में, हर उपन्यास में मैसेज है रिलेटेड टू, अब वो जो भी उपन्यास आप पढ़ें या जो भी कहानी आप पढ़ें तो वो अकॉर्डिंगली उसमें आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको कैसा होना चाहिए
और कैसा नहीं होना चाहिए। किस तरीके के आपको बलिदानों की ज़रूरत है देने की, करने की, और अपने लिए भी और अपने देश और समाज के लिए भी। हर किसी अभी मैंने काफ़ी सारे होमवर्क के टाइम पे बहुत सारी कहानियाँ, इतनी सारी कहानियाँ पढ़ डाली। जैसे कि उनकी एक कहानी है, हमने, आपने और आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी, ईदगाह। ईदगाह। जो बाल मनोविज्ञान की कितनी अच्छी कहानी है। हामिद वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, बाकी बच्चे मेले में जाते हैं, कोई खिलौना खिलौने खाता है, कोई खरीदते हैं। मिठाइयाँ खरीदता है। तो किस-किस तरीके से उन्होंने छुआ, ऐसे उनका एक कहानी है पंच परमेश्वर, जिसमें न्याय और मित्रता पर आधारित कहानी है। 2 भाइयों की कथा खूबसूरत। कितनी बहुचर्चित कहानी है, सबने पढ़ी होगी। जिसमें इंसान और बैल। बैल मतलब जानवर का जो प्रेम होता है, वो किस तरीके से उसको दिखाया है और किस तरीके से उस कहानी को देशभक्ति से जोड़ा है। करेक्ट है। पूस की रात, हल्कू है, उनका कुत्ता है, जबरा है, ठंड के मारे वो किस तरीके से किसान अपने खेत की रखवाली करता है। जो भी कहानियाँ हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। आप पढ़ेंगे तो जुबरा और हल्कू के को तो कनेक्ट आप बहुत आज भी मतलब आज के अंदर उनकी उसी की पर्टिकुलर की क्या बात करूं मैं, कोई सी भी चीज आप उनकी उठा के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो वही हुँ, रिलेवेंट चीजें। तो मैं एक उनकी लिखाई का एक पैटर्न आपके लिए मैंने नोट करके रखा है, और भी करके रखे हैं, पढ़ती मैं बस एक पढ़ना सिर्फ एक ही चाहूंगी। ये प्रतिनिधि कहानियों में से कहानी है नमक का दरोगा। हुँ, इसकी वन लाइन बताऊं तो नमक का मतलब दरोगा बनता है उस समय पे, तो बहुत सारी जो ब्लैक तरीके से काम होते थे वो सारी चीजें रुक जाती हैं। हुँ, तो पिताजी जब ये नौकरी लगती है तो पिता जब जा रहा होता है तो पिताजी इसको बोलते हैं कि बेटा ठीक है नौकरी मिली है लेकिन नौकरी को भगवान मत समझना, क्योंकि बाकी ऊपरी कमाई पे भी ध्यान देना, मैंने भी जीवन भर नौकरी की लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं है। तो ये ज्ञान लेके पिताजी का चला जाता है, लेकिन वहां जाकर के वो वही अपने उसूलों पर, अपनी ड्यूटी के जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस हिसाब से ड्यूटी करता है, ना किसी से लेता है ना किसी से देता है। सबसे बड़े बिजनेसमैन जिनके बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं सकता बुरा कि ये कुछ गलत कर भी सकते हैं, वो नमक की तस्करी करते हैं। ट्रक निकलते हैं तो बाय चांस उसकी नींद खुलती है, वो बोलता है इस समय पे आधी रात को इतने सारे ट्रक कौन से किसके कहाँ चल रहा है, तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, रिवॉल्वर लेता है और घोड़े को लेकर के वहां जाता है, गाड़ी रोकता है, गाड़ियां सारे ट्रकों को रुकवा देता है, सारे ड्राइवर खड़े हो जाते हैं लाइन से और वो मालिक को बुलाया जाता है। मालिक आते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 तक की रिश्वत उस समय की जो कहानियां हैं, कितनी बड़ी बात, मतलब जीवन तर जाने वाला पैसा उस समय के लिए। वो कहता है कि सॉरी बॉस, आप मेरी ड्यूटी, आपको जेल में ले जाना है और आप चलेंगे, और वो जाते हैं। मुकदमा होता है, सब कुछ होता है और वो बरी हो जाते हैं। और अदालत में भी अर्दली से लेके, वकील से लेके, जज से लेके, पुलिस वालों से लेके सारे लोग उस व्यापारी को, उस बड़े बिजनेसमैन को ऐसे जैसे उनके असल नौकर हों उस तरीके से जी हुकुमी करते हैं, और वो जीत जाते हैं और वो लौटते हैं और ये भी अपना लौट आता है, और थोड़े ही दिन, हफ्ते भर के भीतर इसका ट्रांसफर हो जाता है। अब ये घर लौट कर आता है और यहाँ पर उदास बैठा हुआ है, ना माँ बाप ढंग से बात कर रहे हैं, ना बीवी ढंग से बात कर रही है, क्योंकि उन सबका तो मानना था कि भाई ये क्या किया तुमने, तुम कोई संत तो हो नहीं। अब इतने में एक बढ़िया सी गाड़ी आती है, बैलगाड़ी, बिल्कुल सजी धजी सी, बैल सजे हुए, बैलगाड़ी सजी हुई, और उसमें से वही बिजनेसमैन आते हैं उनके घर पर, और उनके पिताजी बिल्कुल नतमस्तक होते हैं, सॉरी बोलते हैं बहुत कि भाई मैंने तो समझाया भी था अपने बेटे को, पर वो ही निखट्टू समझ ना सका और आपके साथ इस तरह बदतमीजी कर दी। अब हमारे दरोगा जो आते हैं वो भी उनको बोलते हैं, अब मतलब लेकिन नमस्कार चमत्कार करते हैं, लेकिन उनका वो जो औहदे का वो एक एटीट्यूड होता है वो रहता है। बोलते हैं अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं वो बात के लिए सॉरी नहीं है, लेकिन अदरवाइज मैं आपका भक्त हूँ। हाँ, मतलब क्योंकि वो उस तरह की इमेज है ना उनकी, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम सॉरी भी मत बोलो, और जो बात हुई वो तो मैं मानता हूँ, तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन आज तक मुझसे उस तरीके से किसी ने ट्रीट नहीं किया। तुम अकेले हो जिसने एक ईमानदारी, अपनी ड्यूटी, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसी के हिसाब से मुझे भी ट्रीट किया, और मैं ऐसे ही व्यक्ति को खोज रहा था। और उन्होंने एक कागज निकाल के दिया और उनको बोलते कि अब इस पे साइन करो और ये स्वीकृत करो। तो वो देखता है, और देखता है तो उनकी जितनी बड़ी बिजनेस है उस सबका मैनेजर, सब पूरे बिजनेस का मैनेजर बोलता है मैं इतना जिम्मेदारी भरा काम, मुझे कोई तजुर्बा भी नहीं है, तो मैं नहीं ले सकता ये वाली नौकरी। तो बोले मुझे वही चाहिए जिसे कोई तजुर्बा ना हो, बिल्कुल नया हो, जो अपनी ढीठता पे जीता हो। तुम्हारे जैसा ही व्यक्ति मैं खोज रहा था। और इस तरह से
वो चीज़ का लेसन बहुत सारे हैं कि अपनी ईमानदारी पे बने रहें। रिजल्ट अच्छा आपको मिलता ही है। हर बुरे समय को बुरे की तरह न देखें, क्योंकि जिस समय जो घट रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको चोट पहुँचाने के लिए ही घट रहा हो। उस समय वो आपको चोट लग सकती है कि अरे! क्या हो गया? लेकिन हो सकता है उससे आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला हो। वो जो कि हमारे नमक के दरोगा के साथ हुआ। तो उसी कहानी का एक पीस मैं सिर्फ़ इसलिए पढ़ूँगी ताकि आप जिन्होंने प्रेमचंद जी को नहीं पढ़ा है, उनकी लिखाई किस तरह की होती है, उसका फ़ॉर्मेट कैसा होता है, वो आपको समझ में आए। समझाने लगे बेटा, ये पिताजी ने लिख के शब्द हैं अपने बेटे के लिए जब वो ड्यूटी जॉइन करने जा रहा है। बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो? ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं। वह घास-फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो लुप्त हो जाता है। जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। ये उपदेश कर पिताजी ने आशीर्वाद दिया और हमारे दरोगा बाबू ड्यूटी पर चले गए। लेकिन वहां जाकर फिर उन्होंने वही अपनी ड्यूटी अपने तरीके से निभाई और करी, जिसका फल उन्हें क्या मिला, रिजल्ट इतने बड़े बिजनेस का मैनेजर हो गए। एक और छोटी छोटी सी दो दो लाइनें मैंने और मार्क कर रखी हैं, और ये जो कहानी है इसका नाम है नशा। अब इस कहानी में भी बहुत खूबसूरत दो दोस्तों की रिलेशन के ऊपर उस समय में आज भी होता है। एक बड़े अमीर पिता के बेटे हैं और एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के बेटे हैं, लेकिन पढ़ाई दोनों साथ कर रहे हैं, तो दोस्त हैं। इलाहाबाद में कॉलेज में हॉस्टल में दोनों साथ में हैं। अब छुट्टियां जब पड़ती हैं तो वो गरीब वाला जो बेटा है, दोस्त है, वो चाहता है कि क्या ही जाऊं मैं छुट्टियों में, घर जाऊंगा तो काम बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा और वहां भी सब लोग परेशान होंगे, तो इससे बेहतर है मैं ना ही जाऊं। अब इधर दीपावली मतलब जैसे त्योहार पे तो भाई साहब जो अमीर वाले दोस्त हैं उनको जाना ही जाना है, तो ये इसको जबरदस्ती अपने साथ लिए जाते हैं। और जब अपने गाँव ले जाते हैं, तो जब स्टेशन पे उतरते हैं तो उनके तो बड़े सारे नौकर-चाकर, अर्दली, बाबूजी बाबूजी आ गए और उनके साथ इसको देखते हैं तो उसको तो बोलते हैं, "अरे! ये सादे कपड़े बिल्कुल, बिल्कुल ही सादे जैसे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के जैसे कपड़े।" तो वो खुद कुछ जवाब दे उससे पहले ही दोस्त कहता है कि भाई तुम इन्हें कम मत जानना, मेरे दोस्त हैं, रहते बड़े सादगी से हैं, लेकिन गांधी जी के बड़े भक्त हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं और बिल्कुल सादगी से जीवन जीते हैं। तो उनके कपड़ों पे मत जाना, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। बड़ी तारीफ़ है, तारीफ़ों के पुल बाँधे जाते हैं। तो फिर सारे उनके अर्दली भी उसके दो उनके दोस्त की बिल्कुल जी हज़ूरी करने लगते हैं और दिन पे दिन ऐसे करते-करते मौज-मस्ती में वो जो छुट्टियों के दिन थे, वो बीत जाते हैं। और जो नाटक अमीर दोस्त ने खड़ा किया था, उसमें इन्होंने जितने दिन वहाँ रहे, वो बढ़िया से उन्होंने भी खेला फिर, वो भी हुकूमत करने लगे। जो चीज़ से रियल लाइफ़ में उन्हें नफ़रत थी, गरीब दोस्त को, क्योंकि क्योंकि वो तो उसी तबके से आता था ना, और वो सब देखता था कि कैसे ठाकुर लोग उन्हें दबाते हैं, निचले निचले लोगों को और नीचा दिखाते हैं, समझते हैं और कुछ ही नहीं समझते हैं एक्चुअली। तो वो बहुत ही नफ़रत करता था और अब यहाँ आया है और उसी कहानी में उसी तरीके का किरदार उसके दोस्त ने जो उसका दिखा दिया है, उसको जी रहा है। तो उस इतने खूबसूरती से उस किरदार को खेलता है कि वो नौकरों को डाँटता भी है, ज़रूरत पड़ने पर हो, और पंखा अगर बंद है तो जब तक नौकर नहीं चलाएगा तब तक वो भी नहीं चलाएँगे बाबू साहब। अपने कपड़े खुद धोता था, पर चूँकि यहाँ पर उसकी पिक्चर कुछ और दिखाई गई है, तो जैसे रियल बेटा घर का कपड़े छोड़ता है धोने के लिए, वैसे वो भी छोड़ता है। दिया अगर नहीं जलाया है टेबल पे, तो वो भी नहीं जलाता है। पढ़ने के लिए बैठा है लेकिन वो नहीं जलाएगा जब तक कोई नौकर नहीं आकर, तो इस तरह से ना
उसको उन चीज़ों का उतनी सी छुट्टियों में एक नशा सा हो जाता है। और जैसे ही वो लौटने को, क्योंकि वो आए थे तब बिल्कुल बिल्कुल आराम से बर्थ पर लेट कर सो कर के आए थे। अब जाते वक्त क्योंकि सब लोग लौट रहे थे छुट्टियों से, तो सीट भी उसी तरह से मिली, जगह सिर्फ बैठने मात्र की मिली, वो भी खचाखच। लेकिन इस वक्त जो हमारे गरीब वाले दोस्त थे उनके अंदर नशा है मैं बाबू साहब, तो वो बाकियों के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। अब ये जो रियल अमीर दोस्त है वो देखता है और वो बोलता है ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो दोनों तरफा समझता है ना वो व्यक्ति। तो जैसे ही उनका स्टेशन आता है इलाहाबाद, वहां उतरते ही अमीर वाला दोस्त गरीब वाले दोस्त को बोलता है कि व्हाट एन इडियट यू आर। और जैसे ही वो ये बात बोलता है उसका सारा नशा उतर जाता है, रियलिटी में आ जाता है कि ओके, हो गया मेरा नाटक खत्म। तो उसी में से मैंने कुछ दो दो लाइनें आपके लिए रखी हैं। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देते हैं। दूसरे सज्जन ने समर्थन दिया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। ये बातें हो रही थी जब वो लोग छुट्टियों के लिए घर की तरफ बढ़ रहे थे। तब जो लोग बातें कर रहे थे उसमें ये बता रहे थे भाई पढ़ाई लिखाई की वैल्यू क्या है, वहां पर निचला तबका पर वो कुछ नहीं होता है, वहां पर एजुकेशन की कितनी वैल्यू है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप किसी राजा बाबू या बादशाह के ऊपर भी केस कर सकते हैं। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ये भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर, और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। यहीं पे कट टू दूसरा पहलू, कि इस जगह पर एक निचला इंसान भी है जो उसको बता रहा है ग्रामीण बोली में बोलकर, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। और वहीं पर उसका दोस्त ईश्वरी उतरते ही उसको बोलता है, व्हाट एन इडियट यू आर, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता कि सिचुएशन के हिसाब से कौन कहाँ किस तरह से है उस हिसाब से बिहेव करना होता है। हमेशा अपर क्लास नहीं दिखानी होती, हमेशा लोअर क्लास नहीं दिखानी होती, जहाँ जैसा देश वैसा भेष। तो ये इस तरह की बहुत सारी मैसेज ओरिएंटेड कहानियां इसमें हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कहानियां हैं। और हाँ, सबसे बेहतरीन बात कि इसका संपादन एडिटेड बाय भीष्म साहनी जी है, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था, वो लिंक हम इसमें डेफिनेटली करेंगे, जो एपिसोड हमारा लास्ट रहा है। इसकी लिस्ट आपको एक बार मैं आपको बताती हूँ, इसकी खूबसूरत कहानियों के टाइटल। बड़े भाई साहब सबने पढ़ा होगा, सबने देखा होगा, क्योंकि तो स्कूल से ही इसमें नाटक होने लगते हैं, हर ही स्कूल में, कहीं पर भी, हर स्टेट में। नशा मैं आपको भी बता, ईदगाह सबको पता है, नमक का दरोगा मैं आपको बता चुकी हूँ, सवा शेर गेहूं, बहुत खूबसूरत गेहूं, सवा शेर की वैल्यू आपको इस कहानी में। बड़े घर की बेटी, अभी आप जो बता रहे थे, जो कब पहली कब हुई थी, 1910 1910 में, जब उनको अपना नाम बदल के प्रेमचंद नाम से उनकी जो पहली कहानी थी, दैट इज बड़े घर की बेटी। शतरंज के खिलाड़ी भी बहुत खूबसूरत, दो नवाबों की कहानी है। कितने घनिष्ठता के बावजूद, बड़े लापरवाही देश दुनिया के प्रति रखते हुए, अपनी दुनिया में मस्त रहते हुए, घनिष्ठ दोस्त होते हुए भी वो कैसे एक दूसरे की जान ले लेते हैं, वो पढ़िएगा जरूर। रामलीला भी, अरे भाई, ये सारे सिर्फ टाइटल बताती हूँ मैं। आत्माराम, ठाकुर का कुआं, दो बैल की कथा, सदगति जो भी मैं जिसमें फिल्म बनाई थी सत्यजीत रे जी ने, पंच परमेश्वर, परीक्षा, कफन। ये बहुत छोटी सी लिस्ट मैंने आपको बताई है जो इस किताब में है। और ये निर्मला, तो हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी किताबों और कहानियों के बारे में और नॉवेल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनकी जिन स्टोरीज पे फिल्में बन चुकी है या टेलीविजन शोज बन चुके हैं वो भी हम बात कर चुके हैं। ब्रीफली हम उनकी सारी की सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, बात 1921 की है, जिसमें प्रेमचंदी गोरखपुर में सरकारी नौकरी में थे। तो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया था। वो समय था 23 जून 1921। और 1900, सब आप सभी जानते हैं पढ़ने लिखने वाले लोग, कि जो प्रेमचंद युग है 1906 से लेकर 1936 का जो साल था, उसको आधुनिक काल को हम हिंदी साहित्य के कथा और उपन्यास के काल में उसको हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। और एक और किस्सा है कि ऐसे हिंदी पट्टी में, हिंदी साहित्यकारों में ऐसे बहुत सारे
कम या बोलो कि गिने-चुने 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके नाम पे भारत सरकार ने भारतीय रेल चालू किया। डाक टिकट तो लगभग सारे लोगों के ऊपर जारी किए सरकार ने, लेकिन गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के सम्मान में 23 दिसंबर 2001 से और आज तक गोरखपुर जिले से चलती है मुंबई एलटीटी के लिए गोदान एक्सप्रेस। ऐसे ही एक ट्रेन चलती है आजमगढ़ से कैफी आजमी साहब की याद में दिल्ली के लिए। और एक तीसरे हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता कवि हैं विश्व प्रसिद्ध, जिनका आप सभी नाम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से, उनके नाम पे, उनके सम्मान में एक ट्रेन चलती है कलकत्ता से बम्बई, गीतांजलि एक्सप्रेस। तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं साहित्यिक लोगों के नाम पर, उनको समर्पित करते हुए। आज भी अगर हमारे बीच में हम उन ट्रेनों को चलते हुए देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी अपने जीवन काल में एक अध्यापक रहे, लेखक तो थे ही, पत्रकार थे। अगर हम बात करें उनकी पत्रकारिता की, तो वो हंस के संपादक रहे। सरस्वती का प्रेस उन्होंने चलाया, जमाना में उनकी कविताएं छपती थी। सरस्वती पत्रिका जब उन्होंने खरीदी, जब प्रेस उन्होंने खरीदा और जागरण समाचार पत्र का जब उन्होंने संपादन किया और हंस जब वो चला रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़े कर्ज का बोझ आ गया था। और जिस बोझ से उभरने के लिए वो मुंबई आते हैं। एक डायरेक्टर थे, उसमें उनका नाम था मोहन दयाराम भनवानी। उनकी फिल्म कंपनी थी अजंता सिनेटोन कंपनी में बतौर कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी को हायर किया गया था। वो साल था 1933। प्रेमचंद मुंबई तो आ गए थे, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति से वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे और अपनी कहानियों में वो परिवर्तन और किसी तरीके का बदलाव देख नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या सोच के लिखा था और उनकी कहानियों में पिक्चराइज करने के लिए उसको क्या छेड़खानी की जा रही है। तो बहुत समय तक प्रेमचंद जी मुंबई में टिक नहीं पाए और लगभग साल भर के भीतर ही वो वापस बनारस लौट गए। कहीं-कहीं पे भी जानकारी है कि वो कम से कम 3 साल तक मुंबई में रहे। और जब वो और लौटे हैं 1934 में जो फिल्म बनी थी, उस बैनर तले, भनवानी जी के बैनर तले जो प्रेमचंद जी की फिल्म बनी थी, उस कहानी का नाम था बील मजदूर। वो कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे। और उस कहानी में बहुत कम लोग जानते हैं कि उस फिल्म में प्रेमचंद जी ने एक छोटा-सा किरदार भी निभाया था अभिनेता का। तो इस तरीके से उनका फ़िल्मी सफ़र बहुत छोटा रहा। छोटी-सी जर्नी रही, लेकिन एक बहुत ही दुखद बात है कि एक इंसान जो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20 उपन्यास लिखा, जिसने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, वो गरीबी में ही मर गया। उसके अंतिम दिन इतने दुखदाई रहे। एक फ़ोटो, एक तस्वीर बहुत वायरल होती है जब भी उनकी जयंती या पुण्यतिथि आती है कि वो अपनी पत्नी सुरानी देवी के साथ बैठे हुए हैं और उनके पैर का जो जूता है, बाएँ पैर का फटा हुआ है और उससे उनका अंगूठा दिख रहा है। वो एक किस्सा है, मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई जी ने बाकायदा अपनी किताब में लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रॉपर 3-4 पेज का है, मैं उसको तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक छोटा-सा वाकया है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। फोटो खिंचवाने का दिन था। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ स्टूडियो पहुंचे थे। साहित्य का इतना बड़ा नाम, लेकिन पहनावा वही साधारण धोती और कुर्ता। जब वे कैमरे के सामने बैठे तो फोटोग्राफर की निगाह उनके जूते पर पड़ी। जूता आगे से फटा हुआ था, बाएं पैर की उंगली साफ दिखाई दे रही थी। फोटोग्राफर ने कहा, धोती थोड़ा नीचे कर लीजिए, जूता छुप जाएगा। प्रेमचंद जी मुस्कुराए और फिर बोले, जैसा जीवन है वैसा ही तस्वीर में आना चाहिए, छिपाना कैसा। और तस्वीर वैसे ही खींची। फटा जूता छिप सकता था, लेकिन प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व नहीं। तो सोचिए, मतलब वो इंसान अपने आप में कैसा रहा होगा कि बिल्कुल, मतलब उसको दिखावा आता ही नहीं था। जो जैसा है वैसा ही है। तो इसी फोटो, इसी तस्वीर को देखने के बाद एक लेख लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने, प्रेमचंद के फटे जूते। एक दूसरा वाकया है, जब 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी इस दुनिया से विदा लेते हैं, तो वो दौर था जब बनारस में प्रेमचंद जी का शव पड़ा हुआ था। उनकी पत्नी शिवरानी जी भी, जो प्रेमचंद घर में उनकी जीवनी और प्रॉपर उनके पारिवारिक रिश्ते की बात जिस किताब में लिखती हैं, उस दिन का वो दिन है। एक लेखक हैं परिपूर्णानंद वर्मा, उनका लेख है, वो मैं आपके पढ़ के सामने साझा करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि प्रेमचंद जी का शव पड़ा हुआ था। उस निर्जीव शरीर को गोद में चिपटाए भाभी शिवरानी आकाश भर का भी हृदय दहला देने वाला करुण क्रंदन कर रही थी। शमशान जाने के लिए नगर के सैकड़ों संभ्रांत साहित्यिक उतावले हो रहे थे। कुछ अपने दुख वेग नहीं संभाल पा रहे थे, कुछ को और भी बहुत काम थे। उन्हें जल्दी थी इस काम से निपट जाने की, और कुछ ने मुझे बतलाया था कि वो रास्ते से अलग हो जाएंगे, शमशान तक न जा सकेंगे। और भाभी शिवरानी शव को किसी को छूने नहीं दे रही थी। सबने जयशंकर प्रसाद जी से कहा, आप ही समझाएं। वे आगे बढ़े और भाभी से बोले, अब इन्हें जाने दीजिए।
वे क्रोधपूर्वक चीख उठी, आप कवि हो सकते हैं पर स्त्री का हृदय नहीं जान सकते। मैंने इनके लिए अपना वैधव्य खंडित किया था। इनसे इसलिए नहीं शादी की थी कि मुझे दोबारा विधवा बनना कर चले जाएँ। आप हट जाइए। और जयशंकर प्रसाद भी पीछे हट जाते हैं। प्रसाद जी के कोमल हृदय को वेदना तथा नारी की पीड़ा ने जैसे दबोच लिया। उनका गला भर आया, नेत्रों में आंसू छलछला उठे। मैं सामने खड़ा दिखाई पड़ा। मुझसे भर्राई आवाज में बोले, परिपुन्ना तुम ही संभालो। भाभी चिल्लाती चीखती रही और मैंने बस इतना कहा कि अब प्रेमचंद जी नहीं है, मिट्टी है। कहकर मुर्दा उनकी गोद से छीन लिया। उस घटना के बाद मैंने प्रसाद जी को कभी हंसते हुए नहीं देखा। उनके शरीर में क्षय रोग हो चुका था। जब चिता की लपट उन्हें समेटने लगी, सब लोग इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। प्रेमचंद जी के संबंध में कलप रहे थे, पर एक व्यक्ति मौन मूक एकटक चिता की ओर देखता रहा। प्रेमचंद जी का शव उठाने के समय ऐसी घटना हो गई थी कि उसके साथ की उसका मन रो रहा था और शायद वो देख रहा था 6 महीने बाद अपनी चिता आई। वो दौर था कि 6 महीने के अंतराल में जयशंकर प्रसाद जी इस दुनिया से चले गए। वे थे श्री जयशंकर प्रसाद जी। बीती यादें नाम से एक शीर्षक है, जिसको जयशंकर प्रसाद वर्मा फाउंडेशन के नाम से आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये वो वाकया था 8 अक्टूबर 1936 का। वो दौर ही कुछ और था, तब की दोस्तियाँ कुछ और थी, तब की भावनाएँ, कनेक्टिविटी बहुत अलग थी, बहुत डीप लोग घुस कर के रिश्ते निभाते थे। और आज पलटा नहीं इंसान और दुनिया पलट जाती है। और वो सारी चीज़ें उनकी हर किताब में, हर कहानी में नज़र आती है। आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा दौर फिर से आना चाहिए। फिर से मतलब इमोशंस की बात कर रही हूँ, कनेक्टिविटी की बात कर रही हूँ, ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ। वो दौर बहुत ज़रूरत है हमें इस वक़्त, अपने समय में ह्यूमैनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा भी कुछ घट रहा है सब तरफ, उसमें पढ़ने-लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ेंगे तो दिमाग विकसित होगा। अपना दिमाग आप विकसित करेंगे, अपना समय, अपना परिवार विकसित करेंगे, देश अपने आप विकसित हो जाएगा। बिना पढ़े-लिखे देश को बचाने की मुहिम में भागना बेवकूफ़ी है, जो कि इस वक़्त देखने को मिलता है। तो पढ़िए-लिखिए, अपने आप को जागरूक कीजिए। खुद को बढ़ाएँगे तो अपने आप सब कुछ बढ़ जाएगा। तो ये हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट के, जुलाई के स्पेशल एंड पॉडकास्ट के प्रेमचंद जी, जिन्हें समेटना उतना ही मुश्किल है जितना कि संसार में पूरा का पूरा लिखावट को पढ़ लेना। समंदर है ना, इस कोने से शुरू करोगे तो कितना तैरोगे, इतनी ताकत थोड़ी होती है। तो ये समंदर को थोड़ा 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 समेटते चलते हैं हर एपिसोड में, हर संडे को, हर नए पॉडकास्ट के साथ। आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कितनी बातें हमारी आपके पास पहुंच रही हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो छूट रही हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे सभी चैनल्स से कनेक्ट होना मत भूलिए। शेयर कीजिए पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारे एपिसोड्स। और यस, आप साहित्य गैलरी, शब्दों में अनेकता, एकता संग, इन दोनों ही चैनल्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अगर अपनी किताब का रिव्यू कराना चाहते हैं, बिकॉज वी डू पेड रिव्यू। बाकी आज के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को, हमारे इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को नए साहित्य, साहित्यकार और आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बातचीत में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।